हेलो, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। और आप सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ तकनीकी सुधार धीरे-धीरे हो रहे हैं, तो मेरी उम्मीद है कि आज आप लोगों के सामने आवाज़ जो है वो एकदम सही आएगी। तो करंट अफेयर्स की जो बातचीत हम लोग रोज़ाना करते हैं, आज एक बार फिर आप सबके साथ उन बातों को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम लोग हमारे करंट अफेयर्स की इन महत्वपूर्ण बातचीत को। सबसे पहले, जैसा कि आपको सबको बता रखा है मैंने कि हमारी करंट अफेयर्स की क्लास जो है वो दिन प्रतिदिन अब आपके सामने आती रहेगी। और दूसरी बात यह है मेरे दोस्तों कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इन नंबरों पर भी किसी समस्या के लिए फोन कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। और इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल जो पुराना बताया है वही टेलीग्राम चैनल अपना है, जिस पर हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। चलिए सबसे पहले, जैसा कि आप सबको पता ही है, हम हमेशा की तरह कुछ ऊर्जावान बातें आप लोगों के सामने रखते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो इन ऊर्जावान बातों के साथ साथ जीवन में आगे बढ़े। तो आज हमारे सामने क्या है, मैंने बहुत पुरानी बातचीत आपके सामने रखी थी पहले भी और आज भी रख रहा हूं कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। तो अगर आप लोगों के जीवन में भी कभी कठिनाई आए, कभी तैयारी करते समय निराशा महसूस हो, तो बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन ये निराशा ही आपको एक बहुत बड़ी आशावान व्यक्ति के रूप में बनाने का प्रयास करेगी। तो चलिए मित्रों, अब इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि जो दिया आज जो इंसान तप रहा है अपने संघर्ष की बेड़ियों में, वही आगे चलकर एक दिन चमकता हुआ सितारा बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज संसद का विंटर सेशन जो शुरू हुआ है उसको लेकर के बातचीत शुरू करते हैं। यानी संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो आरंभ हुआ है, तो उसी को लेकर के हमने पहली बातचीत आपके सामने रखने का प्रयास किया है कि संसद का शीतकालीन सत्र क्या है और उससे रिलेटेड कौन कौन सी बातें आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम्स में। सबसे पहले, विंटर सेशन यानी शीतकालीन सत्र, इसको हम लोग कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र भी बोलते हैं। और ज्यादातर जगह आपको कई जगह शरद सत्र यानी ट्रांसलेशन में शरद सत्र भी आपको मिल सकता है, तो दोनों एक ही है, शीतकालीन सत्र। आपको पता है संसद का जो है वो 3 सत्रों में आयोजन किया जाता है, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और आपका बजट सत्र। ये 3 सत्रों में हमारा संसद जो है वो पार्लियामेंट की कार्यवाही को संचालित किया जाता है। अलग अलग प्रकार के इन सत्रों में जो कार्य है वो संपन्न किए जाते हैं। तो आज से 25 नवंबर से लेकर के दिसंबर के महीने की 20 तारीख तक जो है वो संसद के ये सत्र जो है इनका क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। अब हमें ये समझना है कि ये शीतकालीन सत्र का आयोजन तो होगा, और हमारे किरण रिजिजू जी जो है, कौन से रिजिजू जी, किरण रिजिजू जी, रिजिजू जी ये क्या है भाई, संसदीय कार्यवाही मंत्री हैं। संसदीय कार्य मंत्री जो है वो कौन है, किरण रिजिजू जी है। उससे पहले एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, यानी सभी पार्टियों के लोग बैठे, वो राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में उस बैठक का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। तो देखिए मित्रों, भारतीय संसद का एक प्रमुख सत्र है जो आमतौर पर नवंबर से दिसंबर माह के बीच में क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। यह सत्र संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही के लिए क्या होता है, निर्धारित होता है, यानी दोनों सदनों की कार्यवाही इसमें संचालित होती है। इसकी समय अवधि जो है वो लगभग 3 से 4 सप्ताह तक होती है, यानी नवंबर और दिसंबर में इसका आयोजन होता है। और इसकी अवधि अगर आपसे पूछी जाए तो 3 से 4 सप्ताह जो है ये सत्र जो है वो लगभग चलता है। अब की बात 20 दिसंबर को सत्र चलेगा। और कल 26 तारीख जो है, 26 आपको पता है नवंबर को भारत का संविधान अंगीकृत हुआ। और आप लोगों को सबको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि हम कौन सी वर्षगांठ इसकी मना रहे हैं। ये मैंने सवाल आप लोगों से पूछा था और शायद आज भी हमारे सवालों में ये सवाल आएगा। तो मित्रों, यह है, लेकिन अवधि हर साल अलग अलग हो सकती है। महत्वपूर्ण कार्य क्या है, शरद सत्र के दौरान सरकार महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आती है, प्रस्ताव लेकर आती है, वित्तीय मसलों पर चर्चा करती है। साथ ही इस सत्र में आमतौर पर केंद्रीय बजट के प्रस्ताव और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की क्या की जाती है, समीक्षा की जाती है। इस बार भी बहुत महत्वपूर्ण बातें आप लोग इस सत्र के दौरान देख सकते हैं। देश में एक चुनाव की बातचीत हो रही है, एक देश एक चुनाव की, उसको लेकर भी कोई बिल इस सत्र के दौरान लाया जा सकता है, जिसकी जानकारी आपको धीरे धीरे आगे चलकर मिलेगी। तो चलिए अगली बातचीत क्या है हमारे सामने, अगली महत्वपूर्ण बातचीत इसी से जुड़ा हुआ है कि इस सत्र की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो महत्वपूर्ण विशेषता की अगर मैं बातचीत आपसे करूं, तो महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भाई विशेष सत्र में क्या होता है, यह सत्र सरकारी कार्यों, योजनाओं और नीतियों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण है। इस सत्र में विपक्ष भी सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर दबाव बनाता है और कई बार विरोध प्रदर्शन भी इस समय किए जाते हैं। इसके बाद है, इस सत्र में किसी भी नए कानून को लागू करने या पुराने कानूनों में संशोधन करने का काम भी किया जा सकता है। तो कोई भी संशोधन अगर करना है संविधान में तो इस सत्र में आराम से किया जा सकता है। विपक्ष हमेशा, आपको पता है, सरकार की किसी भी योजना की, सरकार की किसी भी कार्यवाही की हमेशा विरोध करती है, उसकी निंदा करती है, ताकि सदन में बैठे हुए लोग या सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो उन बातों को सुनकर उस पर अमल कर सकें और देश की शासन व्यवस्था को सही से संचालित करने के लिए सही नीतियां बना सके। इसके लिए उन पर दबाव बनाया जाता है, किसके द्वारा, विपक्ष के द्वारा जो दबाव है वो लगातार बनाया जाता है। इसके बाद अगली बातचीत इसी से जुड़े हुए कुछ सवाल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं।
ताकि आप लोग जो बातचीत मैंने बताई है सत्र के दौरान उन बातों को देख सको। सर्दी सत्र यानी शीतकालीन सत्र भारतीय संसद में कब होता है? जनवरी से मार्च में, अप्रैल से जून में, जुलाई से सितंबर में, नवंबर से दिसंबर में। तो आपको पता है नवंबर टू दिसंबर इस सत्र का क्या किया जाता है? आयोजन। नवंबर से दिसंबर तक इस सेशन का आयोजन होता है। भारत में शीतकालीन सत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शीतकालीन सत्र का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय बजट प्रस्तुत करना नहीं, बजट सत्र में होता है ये काम। किस सत्र में? बजट सत्र में यह काम किया जाता है। सरकार के कार्यों और नीतियों पर चर्चा करना। जी हां, सरकार के कार्यों और नीतियों पर चर्चा इस दौरान की जाती है। संसद भवन का नवीनीकरण करना। नहीं साहब, संसद के सदस्य चुनाव करना भी नहीं है। सदस्यों के चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, सत्रों में नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है सरकार के कार्यों नीतियों पर चर्चा की जाती है। सर्द सत्र यानी शीतकालीन सत्र की अवधि सामान्यतः कितनी होती है? तो अभी अभी बताया था आपको 3 से लेकर के 4 सप्ताह इसकी जो है अवधि होती है। तो 1 से 2 नहीं है, 5 से 6 नहीं, 7 से 8 नहीं, 3 से 4 सप्ताह तक इसका क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। इसके बाद मित्रों अगले कुछ सवाल भी इसी से रिलेटेड मैंने रखे हैं, सत्र से रिलेटेड, शीतकालीन सत्र से रिलेटेड ये सवाल आपके सामने कुछ रखने का प्रयास किया है। भारत में शीतकालीन सत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना, शीतकालीन सत्र का उद्घाटन, शीतकालीन सत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको पता होगा भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का कौन है? राष्ट्रपति इस सत्र का क्या करता है? उद्घाटन करता है, उद्घाटन करता है। हालांकि ध्यान रखना, अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता सदन का अध्यक्ष करता है, ठीक है ना? सदन का कौन करता है? सदन का अध्यक्ष करता है। सदन के अध्यक्ष की अगर बातचीत की जाए तो लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन मूल रूप से उसका उद्घाटन जो है वो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री नहीं करता है, ये ध्यान रखना। आगे लिखा हुआ है कि सर्दी सत्र के दौरान संसद में क्या होता है, यानी शीतकालीन सत्र में क्या होता है? नए विधेयकों पर चर्चा हो सकती है, केंद्रीय बजट पेश करना, संसद भवन का पुनर्निर्माण करना, चुनाव आयोजित करना। ये सब काम नहीं है। नए विधेयक प्रस्तुत जरूर किए जा सकते हैं, लेकिन बजट सत्र में बजट पेश होता है, संसद भवन का पुनर्निर्माण करना भी नहीं है, चुनाव आयोजित करवाना भी सत्र का उद्देश्य नहीं है। इसके बाद देखो यहां लिखा है शीतकालीन सत्र में किस प्रकार के मुद्दों पर चर्चा की जाती है? केवल बजट से जुड़े हुए नहीं होते हैं, केवल अंतरराष्ट्रीय मुद्दे नहीं होते हैं, केवल सामाजिक मुद्दे नहीं है, सरकार की नीति और योजनाएं जो हैं उन पर इसमें चर्चा की जाती है। तो सरकार की नीतियों और योजनाओं पर इस सत्र में क्या की जाती है? चर्चा की जाती है, ये आपको देखना है। भारत में शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष क्या कर सकता है? विपक्ष कर सकता है सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों की आलोचना, सत्ता पक्ष जो बिल लेकर आए उसमें क्या क्या कमियां हैं और क्या सुधार किए जा सकते हैं, इसको लेकर के वो सरकार पर दबाव बना सकता है। तो यह है सरकार पर दबाव बनाना, संसद के निर्माण पर विचार करना, केवल चुनावी मुद्दों पर बात करना नहीं, केवल विदेशी नीति पर भी नहीं, संसद के निर्माण पर नहीं, संसद का निर्माण कैसे करना है इस पर चर्चा नहीं, सरकार पर क्या करना है? दबाव बनाना है। सरकार पर दबाव किसको लेकर के? जो आप बिल लेकर आए हो, जो आप काम कर रहे हो, या आपने अब तक जो काम किए हैं उनमें क्या सही था और क्या गलत था, इस पर विचार करवाना, सरकार को मजबूर करना, ये विपक्ष की भूमिका होती है। तो क्या वर्तमान में जो विपक्ष है वो अपनी भूमिका सही से निभा रहा है? क्या सत्ता पक्ष अपनी भूमिका सही से निभा रहा है? इसको हमको देखना है। अगला देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, वो है COP 29 का। COP 29 क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है, ठीक है, ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 29वां सत्र कब आयोजित किया गया? 2024 में 24 नवंबर को किसका समापन हुआ है? 24 नवंबर को क्या हो गया है? समापन हो गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसका आयोजन किया गया था बाकू अजरबैजान के अंदर। कहां पर? बाकू अजरबैजान में, अजरबैजान के अंदर आयोजन इसका किया गया था COP 29 का। ये कौन है? ये है यूएनओ के महासचिव, यूएनओ महासचिव जो है वो है कौन है? एंटोनियो गुटेरस है, एंटोनियो गुटेरस है। तो समझ आई होगी मेरी बात। एंटोनियो गुटेरस जो है ये आपके सामने है, लेकिन ये COP 29 है क्या? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यूएनएसएफसी के द्वारा संचालित किया जा रहा एक प्रकार का प्रोग्राम है, जो हर प्रकार के या लगातार अलग अलग देशों में इसका सेशन जो है वो आयोजित किया जाता है। मुख्यतः इसका मुद्दा है पर्यावरण की सुरक्षा और रक्षा करना, यानी जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन की घटनाएं बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं बढ़ रही है, सॉरी, उस वजह से प्रकृति को बचाने के लिए मुख्यतः ये अपने विचार विमर्श करना है। लेकिन देखते हैं आप लोग कार्बन उत्सर्जन जैसी घटनाएं जो हो रही है, वर्तमान में प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, उसका नियंत्रण कैसे किया जाए। तो चलिए ये आपके सामने मैंने रख दिया है। COP 29 जो है वो कहां आयोजित किया गया, तो उसकी पूरी समरी आपके सामने है। COP 29 जो है इसका आयोजन जो है वो कहां पर? बाकू अजरबैजान के अंतर्गत किया गया। कंक्लूडेड ऑन 24 नवंबर 2024, 2024 के अंदर जो है वो इसका कंक्लूजन अभी हुआ है, यानी कंक्लूड कर दिया गया, मतलब समापन हो गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के रूप में भी इसे जाना जा सकता है, यूएनएफसीसी जो है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो है फ्रेमवर्क है आपका। तो इसको ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है इसके वार्षिक सम्मेलन के रूप में इसका आयोजन किया जाता है, इसका वार्षिक सम्मेलन के रूप में, वार्षिक
सम्मेलन के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। COP28 का आयोजन कहां हुआ था, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 2023 के अंदर इसका आयोजन दुबई यूएई में किया गया था। कहां पर जी? दुबई के अंदर किया गया था, और दुबई कहां पर है? यूएई के अंदर है। तो ये भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं कह रहा हूं 2024 में किसी न किसी एग्जाम में आपसे ये जरूर पूछा जाएगा, इसीलिए मैं इस पर लगाता हूं 5 स्टार सवाल, और आपके पेपर में जरूर सवाल आएगा इससे रिलेटेड। चलिए, प्राग ऐतिहासिक महापाषाणकालीन पद चिन्ह अभी हाल ही में कहां पर मिले हैं, ऐसा हम लोगों को देखना है। तो प्राग ऐतिहासिक महापाषाणकालीन पद चिन्ह जो है अभी हाल ही में कौन सी ऐसी जगह है जहां पर पाए गए हैं इस प्रकार के पद चिन्ह? तो प्राग ऐतिहासिक कालीन महापाषाणकालीन पद चिन्ह अभी हाल ही में केरल में एक जगह है, केरल के मडिककई में, हाल ही में केरल के मडिककई में प्राग ऐतिहासिक महापाषाणकालीन पद चिन्ह के 24 जोड़े मिले हैं। एक तो ये ध्यान रखना, एक मानव आकृति की खोज भी अभी हाल ही में की गई है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह मेगालिथिक महापाषाण काल के पद चिन्ह पाए गए हैं। राजस्थान में पिछले दिनों भी एक एग्जाम हुआ था, और उससे पहले भी इस प्रकार के जो संकेत है वो मिले थे, तो परीक्षा में सवाल पूछा जा चुका है। इसलिए आपको मैं आगाह कर रहा हूं कि इस तरीके का सवाल आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है, तो आप तैयार रहें। केरल के मडिकई में, हाल ही में केरल में मडिकई में प्राग ऐतिहासिक महापाषाणकालीन 24 जोड़े पदचिन्ह मिले हैं, और एक मानव आकृति भी वहां पर क्या की गई है? मानव आकृति भी की खोज की गई है। तो चलिए, इस पर भी सवाल मैं बना कर लाया हूं आप लोगों के लिए। कौन सा सवाल है जरा देखिएगा। पहला सवाल तो एकदम आसान है, आप लोग जवाब दे दोगे। केरल के मडिकई में हाल ही में क्या खोजा गया है? तो क्या खोजा गया है सर? हमने कोई चांदी सोना खोजा है क्या? नहीं। प्राचीन बर्तन खोजे? नहीं। प्राचीन मंदिर के अवशेष खोजे? नहीं। किले के अवशेष खोजे? नहीं। तो महापाषाणकालीन पदचिन्हों के 24 जोड़े खोजे हैं, और एक मानव आकृति जो है वो हमने खोज निकाली है। कहां से? केरल के मडिकई में हाल ही में क्या खोजा गया है, आपसे ये पूछा है, तो ज्यादा दिक्कत इसमें होगी नहीं। इसके बाद अगली बातचीत आपसे करते हैं। तो यहां है, मडिकई में खोजे गए पद चिन्ह किस काल से संबंधित हैं? ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना होगा उस कंडीशन में, वो भी जरा देख लो। मडिकई में खोजे गए पद चिन्ह किस काल से संबंधित है? तो अभी बताया है महापाषाण काल में खोजे गए हैं, यानी मेगालिथिक पीरियड जो है उस मेगालिथिक पीरियड के अंदर खोजे गए। वैदिक काल में ऐसा नहीं हुआ है, चंद्रगुप्त के काल में भी नहीं, कुषाण काल के भी नहीं है। तो नए पद चिन्ह जो खोजे गए वो महापाषाण काल के हैं, मेगालिथिक पीरियड के जो है वो पद चिन्ह खोजे गए। और कितने जोड़ी खोजे गए हैं? 24 जोड़ी खोजे गए। 24 जोड़ी प्लस इसके साथ एक मानव जो है, मानव कंकाल कह दीजिए या मानव आकृति जो है वो भी वहां पर क्या की गई है? खोजी गई है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला आपके सामने सवाल है मित्रों, महापाषाण संस्कृति जो है उसी से रिलेटेड है। अभी जो मैंने पैराग्राफ आपको सुनाया था, क्या है जरा देखिएगा। यहां लिखा है, महापाषाण कालीन संस्कृति किस प्रकार की सभ्यता से संबंधित है? महापाषाण कालीन संस्कृति जो है, एक एडवांस सवाल हिस्ट्री के दृष्टिकोण से आपसे मैंने पूछा है, किस प्रकार की सभ्यता से संबंधित है? कृषि आधारित सभ्यता, शहरी सभ्यता, शिकार और संगठित समाज की सभ्यता, जंगली सभ्यता। ये जो है वो कृषि आधारित सभ्यता है, या शिकार सभ्यता है, या जंगली सभ्यता, या शहरी सभ्यता। तो ये आपको ध्यान रखना है, महापाषाण कालीन एक कृषि आधारित, ये और शहरी सभ्यता है, या शिकार और संगठित समाज की सभ्यता है। तो यहां ध्यान रखना है आपको कि कृषि आधारित सभ्यताओं में इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। या फिर शहरी सभ्यता, शहरी तो नहीं है, एकदम जंगली भी नहीं है, ठीक है। तो शिकार और संगठित समाज की सभ्यता या कृषि आधारित सभ्यता है, तो शिकार और संगठित समाज की सभ्यता इसका ज्यादा सही आंसर होगा। इसके बाद अगले सवाल पर बढ़ते हैं, अगला भी आपको आ जाएगा। केरल में मडिकई में पाए गए पद चिन्हों के कितने जोड़े मिले हैं? मडिकई में, जो केरल के मडिकई में पाए गए पद चिन्हों के कितने जोड़े मिले? तो अभी बताया था 20 जोड़ी जो है वो मिले, या 24 जोड़ी। तो ध्यान रखना, 20 नहीं कर देना है, 24 करना है। 30 नहीं है, 15 नहीं है, 10, 24 इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो जाएगा, 24 जोड़ी। और एक मानव आकृति भी जो है वो पाई गई है, मानव आकृति भी इसमें मिली है। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला पॉइंट आपके सामने, मडिकई में मिली मानव आकृति किस संस्कृति से संबंधित है? ये भी सवाल बन सकता है ऐसा। तो मडिकई में मिली मानव आकृति किस संस्कृति से संबंधित मानी जा रही है? हड़प्पा संस्कृति नहीं, गुप्त काल नहीं, मौर्य काल नहीं, महापाषाण काल की संस्कृति से जुड़ी है, यानी मेगालिथिक पीरियड जो आपको बताया था, मेगालिथिक पीरियड जो है, पीरियड इससे संबंधित जो है वो आपको मानव आकृति जो है वो मिली है। इसके बाद अगला सवाल देखिए, वो भी इसी से रिलेटेड है। महापाषाण काल के मानवों में किस प्रकार के कार्यों के लिए पत्थरों का उपयोग किया था? तो यहां पर क्या है जरा देख लीजिएगा। सजावट के लिए नहीं किया इन्होंने, इमारतों का निर्माण करने में भी नहीं किया, कृषि और पशुपालन में इन्होंने उपयोग किया, शिकार और धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं। तो यहाँ पीछे वाले में भी आप एक ध्यान रखना, यहाँ पर शिकार और संगठित समाज नहीं, इसका कृषि आधारित सभ्यता सही आंसर कर लेना। तो यहाँ पर क्या होगा? कृषि और पशुपालन जो है इसके लिए मानवों ने कार्यों के लिए किसका उपयोग किया? पत्थरों का सही उपयोग इन्होंने इस समय किया था। इसके बाद हम लोग कुछ और सवाल भी अब चर्चा में लाते हैं, जो
आपको दिन प्रतिदिन की घटनाओं से लेकर के मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है, उनको भी देख लेते हैं जरा। तो विश्व और भारत की अभी बात हो रही है, अभी राजस्थान के बारे में हम कोई चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, उसकी चर्चा एक दो दिन में और मैं सोच विचार करके आपको बताता हूं कि कितनी क्लास उसकी मैं प्रोवाइड आपको कराऊंगा और क्या क्या उसमें मैटर रहेगा। राजस्थान की परीक्षाओं की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बातचीत के मुद्दे में है संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा, जो वर्तमान लोकसभा का पहला शीतकालीन सत्र होगा। यानी वर्तमान में जो लोकसभा उसका पहला शीतकालीन सत्र है। वर्तमान में लोकसभा है, कौन सी लोकसभा वर्तमान में? 17वीं नहीं साहब, 18वीं लोकसभा वर्तमान में है। और 18वीं लोकसभा के नेता कौन है? 18वीं लोकसभा के नेता है नरेंद्र मोदी जी। क्या है? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। ये कौन है? ये इस लोकसभा के नेता है। इसके बाद में 19वीं नहीं और 20वीं भी नहीं, 18वीं लोकसभा के चुनाव अभी आपको पता है पीछे ही हुए हैं, और उन चुनाव में जो एनडीए गठबंधन है उस एनडीए की क्या बनी है? सरकार बनी। अभी हाल ही में झारखंड और कहां पर साहब? झारखंड और अभी महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र, वहां पर भी क्या हुए हैं? विधानसभा के चुनाव हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान, इसके अलावा कहां पर? राजस्थान, राजस्थान के अलावा यूपी, यहां पर क्या आयोजित किए गए हैं? उपचुनाव जो है वो आयोजित किए गए हैं। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए जरा। अगला सवाल, स्क्रीन पर जो सवाल है उसको देखिएगा। यहां पर लिखा हुआ है कि 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वो 20 से 28 नवंबर तक 2024 तक कहां आयोजित किया जा रहा है, आपको ये बताना है। यानी ये फिल्म महोत्सव जो है इसका आयोजन कहां हो रहा है, ये आपको दिखाना है। चलो बताइए जरा, इस फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? 54वां फिल्म महोत्सव है। एक पिछले दिनों आपको 55वां कोई चीज बताई थी, 55वां क्या आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ज्यादातर आपको पता है गोवा में आयोजित किया जा रहा है, और इस बार गोवा के पणजी में इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है, जहां हर वर्ष होता है। नई दिल्ली में नहीं, जयपुर में नहीं, मुंबई में नहीं, ठीक है, इन सब जगह पर नहीं है। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या है? गोवा है, जहां पर इस अलग अलग प्रकार की फिल्मों का प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या पॉइंट है सर? डोमिनिका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए पुरस्कार का नाम बताइए जरा। सवाल पहले भी पूछा जा चुका है लेकिन दूसरे तरीके से पूछा गया, आज दूसरे तरीके से। तो यहां पर डोमिनिका जो है इसके द्वारा दिया गया अवार्ड जो वो डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर है, या ऑर्डर ऑफ कैरेबियन यूनिट है, या ग्लोबल लीडर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड है, या ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ डोमिनिका है। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ डोमिनिका है, या डोमिनिक अवार्ड ऑफ ऑनर है। तो डोमिनिक अवार्ड ऑफ ऑनर तो नहीं नाम पढ़ा होगा आपने, या क्या पढ़ा है? ऑर्डर ऑफ कैरेबियन यूनिट, ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ा। ग्लोबल लीडर ऑफ एक्सीलेंस नहीं पढ़ा। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ डोमिनिका ये पढ़ा है, या डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर पढ़ा है? इन दोनों में से कोई एक नाम पढ़ा है। तो जरा जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सा सही आंसर है? डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर आपने पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट, यहां पर अगला सवाल है, शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के दौरान भारत ने अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के शीर्ष स्रोत के रूप में किस देश को पीछे छोड़ दिया है? यानी भारत से बड़ी संख्या में छात्र जो है वो अमेरिका जाते हैं, लेकिन अमेरिका जाने वाले लोगों की संख्या अलग अलग देशों से आने वाले छात्रों की संख्या अलग अलग है, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ देश ऐसे थे जो भारत से एडवांस थे, भारत से ज्यादा छात्र वहां से अमेरिका जाते थे, लेकिन अब भारत ने उनको पीछे छोड़ दिया है। बात खुशी की है या नहीं ये तो बाद में समझेंगे, लेकिन सवाल यह है कि चाइना और भारत जो है, यानी चीन और भारत में मुकाबला था, अब भारत से जो है वो सबसे ज्यादा जाने लगे हैं। तो 2 नंबर पर कौन आ गया? चाइना आ गया। और 1 नंबर पर कौन पहुंच गया? भारत। भारत से सबसे ज्यादा जो है, भारत से सबसे ज्यादा जो है वो छात्र कहां जाते हैं? अमेरिका। तो किसको भारत ने पीछे छोड़ दिया? भारत ने चाइना को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल कर लिया। यानी भारत से ज्यादा संख्या में जो है वो स्टूडेंट कहां जा रहे हैं? वो जा रहे हैं साहब आपके अमेरिका। चलिए नेक्स्ट बातचीत करते हैं मित्रों। अगली बातचीत के दौरान आप लोगों को सीखना है कि हमारी कौन सी बातचीत ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वर्तमान में भारत ने कितने प्रतिशत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर के साथ G20 देशों में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है? G20 देश जो है उनमें 0.5, 7, 9 और 12, इनमें से कितने प्रतिशत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर के साथ जो है वो आपका G20 देशों में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है? तो 0.7 के अनुमानित रेट से भारत ने क्या कर लिया है? जीडीपी की रेट के ग्रोथ के साथ जो है इन देशों में अपना शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। G20 समिट का आयोजन अभी हाल ही में आपको बताया था, कहां पर? रियो द जनेरिया में। रियो द जिनेरिया कहां पर है सर? ये ब्राजील के अंदर है। ब्राजील में इसका क्या किया गया? ब्राजील के अंदर इसका आयोजन किया गया था G20 समिट 2024 के अंदर। नेक्स्ट सवाल बोलो सर। अगला सवाल है, सहकारिता के वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? यानी सहकारिता जो है इसको लेकर के कई कई समिट आयोजित किए जाते हैं। सहकारिता भारत में तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो आपको ये बताना है कि वैश्विक सम्मेलन जो है इसका सहकारिता का, इस सहकारिता के वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसमें भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। भारत में इस सत्र का क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। श्रीलंका में नहीं, नेपाल में नहीं और भूटान में नहीं। भारत के ये सब क्या है? पड़ोसी देश हैं। भारत के ये पड़ोसी देश हैं, ठीक है।
पड़ोसी देश है, जिसमें श्रीलंका के साथ हमारी समुद्री सीमा जो है, समुद्री सीमा जो है वो लगती है, और इन दो देशों के साथ हमारी स्थलीय सीमा जो है, स्थलीय सीमा लगती है। ठीक है जी। ये जो है वो भारत का कौन सा है, दक्षिण दिशा में भारत के स्थित है, बल्कि ये दोनों देश जो हैं, अगर भारत यहाँ है तो ये जो दिशा है, यहाँ पर दोनों देश जो हैं वो आपके स्थित हैं, यानी उत्तर और उत्तर पूर्व के अंदर, उत्तर पूर्व के अंदर जो है वो ये दोनों आपके स्थित हैं। चलिए जरा अगली बातचीत करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है, पहचानोगे? और भी मित्रों सवाल बहुत हम रख सकते हैं और आपके सामने धीरे धीरे करके उच्चतम क्वालिटी तक मैं इस क्लास को पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस आपसे अनुरोध है कि आप लगातार क्लास को देखते रहें और जो भी कमी हो वो मुझे बताते रहें। आपको क्या और एक्स्ट्रा चाहिए वो भी बताते रहें। कोशिश मैं अगले दिनों करूंगा यूआरओ की जो तैयारी करने वाले मेरे दोस्त हैं उन तक भी पहुंचने का प्रयास करेंगे। जो यूआरओ की क्लासेज हैं उसको भी मैं अपलोड करने का पूरा प्रयास करूंगा। कुछ दिन अपलोडिंग के साथ आप एडजस्ट करिए, उसके बाद मैं प्रयास करूंगा आपके साथ लाइव बातचीत की जा सके। 25 से लेकर के 30 नवंबर 2024 तक सहकारिता के वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी पहली बार भारत कर रहा है। ये और बात आगे उसी सवाल से रिलेटेड है। वैश्विक सम्मेलन है किस पर, सहकारिता पर, और ये भारत इसकी मेजबानी पहली बार कर रहा है। इसका आयोजन भारत के किस शहर में हो रहा है? तो बेंगलोर में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, जयपुर में। तो इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलोर में या फिर जयपुर के अंदर। बेंगलोर से रिलेटेड मैंने कल परसों आपको एक बात बताया था। कॉफी हमारा जो संगठन है, भारतीय कॉफी परिषद कह दीजिए या कॉफी संगठन कह दीजिए, वो कहां से रिलेटेड है? बेंगलोर से। और उन्होंने अभी हाल ही में 10 वर्षीय अपनी क्या प्रस्तुत की है? 10 वर्षीय एक रोड मैप जो है, 10 वर्षीय रोड मैप जो है वो क्या किया है? प्रस्तुत किया है। 10 वर्षीय रोड मैप इन्होंने प्रस्तुत किया है। हैदराबाद नहीं है और नई दिल्ली में इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। जयपुर में नहीं, जयपुर आपकी पिंक सिटी है। तो सहकारिता के वैश्विक सम्मेलन का आयोजन भारत के दिल्ली, नई दिल्ली के अंदर इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। चलो मित्रों, अगला सवाल भी कोप से रिलेटेड है। कोप पर सवाल नहीं पूछा था, लेकिन मैं आपसे इससे सवाल भी बनाकर लाया हूं, तो आपसे सवाल भी पूछ लेते हैं। यहां लिखा हुआ आपके सामने कि कोप 29 सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? तो आपको बता दिया कि 24 नवंबर को इसका क्या हो चुका है? 24 नवंबर 2024 को इसका समापन हो चुका है। तो ये बाकू अजरबैजान के अंतर्गत इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। और 2023 में कोप 28 जो है, कोप 28 इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो दुबई में किया गया था। कहां पर? दुबई और यूएई, यहां पर इसका आयोजन हुआ था। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आपको आ रही होगी। रियो ब्राजील के अंदर अभी हाल ही में G20 समिट का आयोजन किया गया। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में एक तो वर्ल्ड बैंक जो है उसका, और एक आपका आईएमएफ जो है, आईएमएफ, इन दो के हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वाशिंगटन डीसी के अंदर है। और नई दिल्ली में अभी हाल ही में सहकारिता जो है, इस सहकारिता पर एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। वैश्विक सम्मेलन जो है, इस वैश्विक सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और भारत जो है इसकी पहली बार मेजबानी कर रहा है। भारत इसमें पहली बार मेजबान बना है। तो कोप 29 का 2024 का कोप 20 जो है वो बाकू अजरबैजान के अंदर इसका आयोजन किया गया है। 9 नंबर सवाल आपके सामने है। भारत ने अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है ये बताना है। देखिए, भारत जो है वो चाहता है कि हम नवाचार करते रहें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना बहुत जरूरी है। दुनिया जिस तेज गति से आगे बढ़ रही है, तो जिसने कंप्यूटर नहीं सीखा वो अपने आप को पीछे समझता था, लेकिन अब तो दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। तो कुछ करने का मतलब ये हो गया कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से, बड़ी स्मार्टनेस के साथ, जो काम घंटों घंटों नहीं होता वो कुछ सेकंडों में हो सकता है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक लॉन्च किया गया अभी हाल ही में भारत में। आपको बताना उसका उद्देश्य क्या है। एक तो नवाचार को प्रोत्साहन देना और दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा को क्या करना है? सशक्त बनाना है। ये दो उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डेटा बैंक जो बनाया गया भारत में, उसके ये दो उद्देश्य, एक तो नवाचार को बढ़ावा देना है और दूसरा उद्देश्य क्या है? भारत की सुरक्षा व्यवस्था को भी अच्छा बनाना है। चलिए अब बात करते हैं 10 नंबर सवाल की। आज का 10वां सवाल आपके सामने है और स्क्रीन पर जो सवाल लिखा है उसको समझकर इसका सही जवाब देना है। भारत में अभी हाल ही में एआई डेटा बैंक जो बनाया जा रहा है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसका उद्देश्य भी बता दिया। उद्घाटन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है आपको ये बताना। इनमें से कौन सा मंत्रालय जो इस पर काम कर रहा है? रक्षा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग नहीं कर रहा है, सूचना प्रसारण विभाग भी नहीं कर रहा और रक्षा मंत्रालय भी नहीं कर रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है वो इसके लिए निरंतर क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बताई गई सारी बात समझ में आई होगी। आज हमने कोप 29 पर मुख्य मुद्दे पर बातचीत की। इसके अलावा बांदीपुर नेशनल पार्क जो है उससे रिलेटेड भी सवालों पर हमने चर्चा की होगी शायद। मैं बांदीपुर नेशनल वाला देख लेता हूं, अगर चर्चा नहीं भी हुई है तो हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क पर चर्चा होनी थी, लेकिन अगर नहीं भी हुई है तो मैं एक बार देख लेता हूं कि बांदीपुर नेशनल पार्क पर हम लोग चर्चा क्यों नहीं कर पाए हैं अब तक। ठीक है,
तो बांदीपुर नेशनल पार्क वाली स्लाइड शायद ऐड नहीं हुई होगी, लेकिन बांदीपुर नेशनल पार्क में एक मेले का आयोजन किया जाता था, जहां पर हर वर्ष जैसे हमारे यहाँ पर जातरू जाते हैं मेलों के अंदर, वैसा बांदीपुर नेशनल पार्क में भी ऐसा ही था। वहां पर जातरू जाते थे, तो अब सरकार ने उस पर बैन लगा दिया वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। तो उस पर भी बातचीत हम अगली क्लास में और कर लेंगे दोबारा से। तो ये सारी बातें जो आज की क्लास में हुई है, इनको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा, निरंतर आगे बढ़िएगा, और यही विश्वास कि हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए और इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।